हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं नंबर सिस्टम का पहला क्लास संख्या पद्धति। संख्याओं के बारे में जानेंगे। 2 दिन मात्र यह क्लास रहेगी क्विक रिवीजन के लिए। अभी आप लोग केवल प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे, लेकिन कुछ चीजें हैं ऐसी हैं जो कि भूल गई हैं या फिर उसको रिवीजन करना चाहते हैं, तो यह क्लास मात्र उसी के लिए है कि आप लोगों का रिवीजन हो सके। बस मात्र रिवीजन के लिए हल्का हल्का कर सारे टॉपिक को टच कराया जाएगा। तो पूरी क्लास देखिएगा, जितना सीरीज चलेगा उसको देखिएगा, सब कुछ निश्चित ही आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगी। अभी आज ये पहला क्लास है, जल्द ही इसका प्लेलिस्ट भी बन जाएगा। अगर कोई बाद में जुड़ रहा है या फिर अपने साथियों को शेयर करना है तो वो प्लेलिस्ट ही आप शेयर कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि मैं आप लोगों को पूरा परिचय दे देता हूं कि पूरा मैथ जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग है, पूरा मैथ इसमें कवर कराया जाएगा। थोड़ा करके वो पूरा टच करा लिया जाएगा, आपको सीधे परिचित कराने के लिए, ताकि अगर आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं या फिर एग्जाम में बैठ रहे हैं तो कोई कॉन्सेप्ट है या फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप प्रैक्टिस सेट में नहीं मिला तो वो क्लास में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज की क्लास है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम की ये पहली क्लास है। इसको हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि संख्या होती क्या है। संख्याओं को दर्शाने के लिए 10 संकेतों की जरूरत होती है। कितने? 10 संकेत। और वो संकेत कौन कौन से होते हैं? 10 संकेत कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 10 संकेतों की आवश्यकता होती है संख्याओं को दर्शाने के लिए। इन्हीं संकेतों को हम लोग क्या कहते हैं? इन्हीं संकेतों को हम लोग कहते हैं अंक। सबसे पहली बात, संख्या का निर्माण कैसे होता है? तो एक या एक से अधिक संकेतों को मिलाकर के संख्या का निर्माण होता है और उसको पढ़ने लिखने दर्शाने का एक सीक्वेंस होता है, तरीका होता है। ये तरीका समझिएगा। मान लीजिए कि ये 365 दिया है, तो 365 हम बोलते हैं या फिर लिखते हैं तो किस माध्यम से, किस फॉर्म से, किस बेस पे हम इसको लिखते हैं, यही जानने की कोशिश करिए। सबसे पहले ये इकाई का स्थान है। हम लोग दाहिने से बाएं की तरफ चलते हैं, जो भी संख्या दी रहती है पहला हमारा इकाई का स्थान हो जाता है। दाएं से बाएं किधर चलते हैं? दाएं से बाएं, तो पहला हमारा इकाई का स्थान, दूसरा हमारा दहाई का स्थान, तीसरा हमारा सैकड़ा, फिर ऐसे 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ये क्या होता है? ये पूरा सीक्वेंस होता है। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है? तो इकाई मतलब 1 से गुणा, 5 गुणे 1। दहाई, ये दहाई का है तो ये कहा है 6 गुणे दहाई मतलब 10। ये किसके स्थान पे है? सैकड़े के स्थान पे है, तो 3 गुणे 100। अब ये देखिएगा, ये कितना हो गया? 300 हो गया। ये कितना हो गया? 60 हो गया। ये कितना हो गया? 5 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 5, 6, 3, 365 हमें यही संख्या प्राप्त हो गई। तो ऐसे करके हम लोग संख्याओं का निर्माण करते हैं। दाएं से बाएं चलते हैं और जितना आगे बढ़ता जाता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई 1, दहाई 10, सैकड़ा 100, 1000, 1000 और ऐसे करके 10,000 में 10,000, ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं और उसमें गुणा होता जाता है। उसी गुणा को, जो हमें गुणनफल प्राप्त होता है, वो जोड़ देते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है? पूरी संख्या वो प्राप्त हो जाती है। आइए, ये अभी क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी आएगा। अभी देखिए हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। ये तो हो गया संख्याओं का सामान्य परिचय। अब हम लोग जानते हैं जातीय मान और स्थानीय मान, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर एक परीक्षा में पूछ लिया जाता है। जातीय मान और स्थानीय मान। सबसे पहले हम बात करते हैं जातीय मान। जातीय मान को क्या कहते हैं? फेस वैल्यू। क्या कहते हैं? फेस वैल्यू। मैंने जब भी ये जातीय मान और स्थानीय मान के बारे में बताया है, एक आप लोगों को सरल वाक्य बताया है जिसके तहत आप एकदम उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसमें अंतर जान सकते हैं। अभी मैं वो आप लोगों के सामने फिर से दोहरा देता हूं। जातीय मान क्या होता है? सबसे पहले हम जातीय मान की लिख सकें
तो वह मान जो किसी संख्या में एज इट इज उतार दिया जाए वो क्या होता है, जातीय मान। समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए ये कोई संख्या है जिसका स्थान कभी नहीं बदलता है। जातीय मान में जिस संख्या का स्थान कभी नहीं बदलता है वो क्या कहलाता है, जातीय मान। मान लीजिए कोई संख्या दे दिया और इसमें पूछ लिया कि 3 का जातीय मान क्या हो गया, यानी 3 का फेस वैल्यू क्या हो गया। तो 3 का फेस वैल्यू जिसका पूछा जाता है वही हम लोग उतार देते हैं। किसी भी संख्या का इसमें पूछ लिया जाए, 2 का पूछ लिया जाए 2 उतार देंगे, 4 का पूछ लिया जाए 4 उतार देंगे। यानी किसी भी संख्या का जातीय मान पूछ लिया जाता है तो वो वही संख्या हम लोग क्या करते हैं, उतार देते हैं। इसका दूसरा एक अन्य नाम वास्तविक मान भी होता है, वास्तविक मान। ठीक है, वास्तविक मतलब जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। तो इसमें भी देखिए कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, सीधे सीधे वही मान उतार लिया जा रहा है। अब समझते हैं कि स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान क्या हो जाता है। अभी हम लोगों ने स्थानीय मान का एक उदाहरण देखा था संख्याओं के फॉर्म में, संख्या ज्ञात करने के फॉर्म में। जो किसी विशेष स्थिति के अनुसार ये बदलता रहता है उसको हम क्या कहते हैं, स्थानीय मान कहते हैं। अब स्थानीय मान को समझने के लिए उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई उदाहरण दे दिया 3 5 7 6 4 2, ये कोई संख्या दे दिया। अब इसमें पूछ लिया कि 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 का स्थानीय मान। अभी हम लोगों ने क्या किया था, ये इकाई का स्थान है, ये दहाई का स्थान है, ये गुणे सैकड़े का स्थान है। ठीक है, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे करके हम लोग दाएं से बाएं जब सीक्वेंस के तरीके से चल रहे थे तो हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार मिल रहा था, सब कुछ मिल रहा था। उसी में हमने ये देखा कि हमें 6 का स्थानीय मान ज्ञात करना है और 6 किसके स्थान पे है, सैकड़े के स्थान पे है। तो जिस भी स्थान पे रहता है हम उसमें उसका गुणा कर देते हैं, जो प्राप्त होता है वही हमारा क्या हो जाता है, स्थानीय मान हो जाता है। अगर इसी में हमारा 3 का पूछता कि 3 का स्थानीय मान बता दीजिए कि 3 का क्या होता, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 3 गुणे 10,000 बराबर 30,000। ठीक है, ये हो जाता हमारा। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू। अब इसमें अंतर ये सुन लीजिए एक लाइन में, जातीय मान और स्थानीय मान। हम कहीं भी, हम मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे स्थान पे यदि जाता है तो वो व्यक्ति वही रहता है लेकिन उसका स्थान बदल जाता है। बात को समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए आप गोरखपुर में हैं और गोरखपुर में आप संदीप के नाम से हैं, आप लखनऊ चले जाइए तो लखनऊ में भी आप संदीप के ही नाम से होंगे, आपका चेहरा वही होगा, आपका रंग रूप वही होगा, बदल जाएगा क्या, वो आपका स्थान। तो जातीय मान वही रहता है, फेस आपका चेहरा वही रहेगा, बदलेगा क्या, प्लेस, स्थान बदलेगा। तो जातीय मान किसी का भी पूछे वही रहता है, स्थानीय मान बदल जाता है। इसमें हम लोग गुणा करके लिख लेते हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग संख्याओं के बारे में जानते हैं। संख्याओं का सामान्य परिचय देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि मान लीजिए दे दिया 3 9 8 7 5 में 7 के जातीय मान और स्थानीय मान में अंतर बताइए, अंतर बताइए। अब हमें क्या पूछ लिया, ये कोई संख्या दे दिया। अब इसके बारे में पूछ लिया कि हमें 7 के जातीय मान और स्थानीय मान में अंतर बताइए। तो हमें 7 के जातीय मान में सबसे पहले हम निकालेंगे जातीय मान। जाति मतलब क्या हमने बताया था, जाति मतलब बताया था फेस।
फेस मीन्स आप कहीं भी जाइए आपका चेहरा वही रहेगा, तो 7 का जातीय मान वही हो जाएगा। स्थानीय मान क्या हमने बताया था, इकाई दहाई, इकाई दहाई, इसका दहाई के स्थान पे है तो 7 गुणे 10 बराबर 70। अब इन दोनों का अंतर पूछ रहा है तो 70 माइनस 7 बराबर 63 हमारा क्या और निकल के आ जाएगा, राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन इसमें नॉर्मली पूछता है, कभी योग दे देता है, कभी अंतर दे देता है, कभी गुणे कर देता है, कभी भाग कर देता है, ऐसे ही इसमें क्वेश्चन पूछता है। अब आइए हम लोग जानते हैं संख्याओं के बारे में, संख्याओं का सामान्य परिचय जो कि एग्जाम में पूछा जाता है और हर एक एग्जाम में जिसमें भी नंबर सिस्टम रहता है उसमें ये पूछा जाता है। और खास तौर पे जो टीचर वैकेंसी होती है उसमें तो संख्याओं का मान, क्योंकि छोटे बच्चों को पढ़ाना होता है तो संख्याओं को जानना, पहचानना, सुनना, ये जानकारी होनी चाहिए सामान्य तौर पे। तो वही हम लोग संख्याओं के प्रकार देखेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं कैसी होती हैं। संख्याओं के प्रकार, संख्याओं कितने प्रकार के होते हैं, संख्याओं के प्रकार में संख्याओं के प्रकार में अब हम लोग जानेंगे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं ये सब छोड़ दीजिए, हम लोग सीक्वेंस से क्या करते हैं, पूरा जितनी भी प्रकार की संख्याएं होती हैं वो एक तरीके से पढ़ लेते हैं। और डिटेल पढ़ना है तो पीछे मैंने पढ़ा रखा है, हालांकि मैं ये केवल इसलिए क्लास लेकर के आया हूं कि आपका क्विक रिवीजन हो सके। सबसे पहले हम बात करते हैं संख्याओं के प्रकार में, तो पहला प्रकार है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं परिभाषा मैं बिल्कुल भी नहीं लिखूंगा। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो गणना करने के काम में आती हैं, जिनसे हम गिन सकते हैं, वो सारी संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4 ये अनंत तक, इन्फिनिटिव तक, ये होती है प्राकृतिक संख्याएं हमारे, जो गणना करने के काम में आती हैं, वो क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब दूसरा क्या है, अब दूसरा है पूर्ण संख्या। क्या है, पूर्ण संख्या। अब बताइए भाई पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं में हम जीरो को नहीं लेते हैं, क्यों, क्योंकि जीरो से हम काउंटिंग स्टार्ट नहीं करते हैं। कोई भी कुछ भी कह दिया जाए गिनने के लिए तो हम कहां से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याएं हमेशा 1 से स्टार्ट होती हैं और पूर्ण संख्याओं में हम क्या करते हैं, जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं। यही एक अंतर है, ठीक है, यही एक अंतर है। प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं, यही एक अंतर है। अब तीसरा है पूर्णांक। आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा क्विक रिवीजन के लिए। पूर्ण संख्या, अब पूर्ण संख्या क्या होती है, सबसे पहले हम बात करें तो पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, सॉरी पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं, तो प्राकृतिक संख्याएं प्लस पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्या प्लस पूर्ण संख्या, इसके साथ साथ ऋणात्मक वाली संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, ये सब क्या कहलाती हैं, ये सब पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब प्राकृतिक संख्याओं में क्या आ गया, प्राकृतिक संख्याओं में 1, 2, 3, 4 आ गया। पूर्ण संख्याएं 0 भी इंक्लूड कर लेते हैं और ऋणात्मक मतलब जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये इन्फिनिटी तक। अब इधर आ जाइए, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया और ये कहां तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये सब संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्या तीनों में अंतर जान लीजिए।
आपके सामने ही लिखा है। प्राकृतिक 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या 0 इंक्लूड कर लेते हैं, पूर्णांक संख्या में क्या होता है, ऋणात्मक वाली संख्याओं को भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक के भी दो भाग है, एक धन पूर्णांक संख्या है, एक ऋण पूर्णांक संख्या है। अब धन पूर्णांक संख्या क्या होती है, धन पूर्णांक संख्या क्या होती है, ये क्या होती है, 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4, ठीक है, इंफिनिटी तक। ऋण पूर्णांक संख्या क्या होती है, ऋण पूर्णांक संख्या होती है -1 -2 -3 -4, और ये कहां तक, इंफिनिटी तक, ठीक है। ये धन पूर्णांक, ये ऋण पूर्णांक। 0 को हम न धन पूर्णांक में लिखते हैं, न ही ऋण पूर्णांक में लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, धन पूर्णांक और फिर ऋण पूर्णांक, ये हो गया। अब आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, और स्क्रीनशॉट ही नहीं, आप भी क्विक रिवीजन एक कॉपी बना लीजिए, क्विक रिवीजन करने के लिए इसको नोट किया कीजिए, ठीक है। जो परिभाषाओं से युक्त नहीं है, केवल आपको हिंट करने के लिए यह क्लास लाया गया है। जब प्रैक्टिस चलेगा तब आप लोग पूरा जान जाएंगे। अब जानते हैं परिमेय संख्या। चौथा क्या है हमारा, चौथा है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है कि जिनको p/q के फॉर्म में लिखा जा सके और जिसका q का मान क्या हो, 0 न हो, वो कैसी संख्याएं होती हैं, वो परिमेय संख्याएं होती हैं। यानी p/q के फॉर्म में लिखा जा सके और q बराबर क्या ना हो, 0 नहीं हो, ये कैसी संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। किसी भी संख्या को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, समझिएगा, लिखा जा सकता है। जैसे ये कोई संख्या हो गया तो इसके नीचे ऑलरेडी एक मौजूद होता है, ठीक है, आप समझ लीजिए, इसके नीचे ऑलरेडी एक मौजूद होता है। किसी भी संख्या के इसके नीचे ऑलरेडी एक मौजूद होता है। यानी कोई केवल सिंगल संख्या दे दिया तो वो समझिए p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा 2, 5, 3/7, 13/9, ये सब क्या है, ये सब है परिमेय संख्याएं, ठीक है, परिमेय संख्याएं। अब अपरिमेय संख्या की बात करते हैं। पांचवा हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है कि जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाए, वो कैसी संख्या होती है, वो अपरिमेय संख्या होती है। p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाए वो कैसी संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। जैसे क्या होती हैं, जैसे कि √2 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, ये सब कैसी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। और टीचर वैकेंसी का एक क्वेश्चन पाई, चाहे वो टेट हो, चाहे सी-टेट हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, पाई को लेकर के क्वेश्चन उठता है कि पाई एक संख्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ऐसे करके उसमें दिया रहता है, दोनों और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो वो कैसी संख्या हो जाती है, पाई अपरिमेय संख्या होती है। एक 22/7 का भी देता है, तो 22/7 देखिएगा किस में आ जाता है, परिमेय संख्या में 22/7 आ जाता है। लेकिन पाई का मान हम लोग रखते हैं 22/7, लेकिन एज इट इज पूरा एग्जैक्ट नहीं होता है, उसको मान लिया गया है, ठीक है। तो परिमेय हो गया, अपरिमेय हो गया। अब हम बात करते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, ठीक है, वास्तविक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्या,
तो वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, ये कैसी संख्याएं होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब इसमें दोनों आ जाएगा, ये भी उदाहरण आ जाएगा और ये भी उदाहरण आ जाएगा। ये सब कैसी संख्याएं हैं? ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। काल्पनिक संख्याएं हम लोगों को पढ़ना नहीं है। इसमें एक तरीके से और पूछ लेता है, थ्योरी फॉर्म में जब क्वेश्चन पूछता है तो एक तरीके से और पूछ लेता है कि वास्तविक संख्याएं होती हैं पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या प्लस पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो ये तीनों होती हैं, ये तीनों होती हैं वास्तविक संख्याएं, पूर्ण संख्या भी होती है, प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक संख्या, ये तीनों होती हैं वास्तविक संख्याएं। जब थ्योरी के बेस में क्वेश्चन पूछता है तो इस प्रकार से मिलाकर के पूछ लेता है। ठीक है, अब आइए और हम लोग समझते हैं सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य और अभाज्य, 4 टाइप के और बचे हुए हैं। आइए कल हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम और इकाई का स्थान ज्ञात करना। ठीक है, जल्दी से जल्दी थ्योरी खत्म करके प्रैक्टिस सेट आप लोगों का चलाना है। आइए समझते हैं सम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से कटे। क्या हो? 2 से जो कट जाए वो क्या हो जाता है? 2 से विभाजित हो जाए, उस संख्याओं को क्या कहते हैं? उस संख्याओं को हम कहते हैं सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, ये सब कैसी संख्याएं हैं? ये सब सम संख्याएं हैं। अब विषम संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से 9 कटे। विषम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से 9 कटे। ठीक है, इसमें सम संख्या में 0 भी इंक्लूड कर लीजिएगा। अगर इकाई के स्थान पर 2, 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो सब सारी संख्याएं कैसी होती हैं? सम संख्याएं होती हैं इकाई के स्थान पर। ठीक है, और आगे बढ़ते चले जाइए। विषम संख्याएं क्या होती हैं? 1, 3, 5, 7, 9, ये सब सारी ऑड हैं। ठीक है, इसको इवन कहते हैं, इसको ऑड कहते हैं, जो 2 से 9 कटे। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो भी संख्याएं आएंगी वो सब कैसी संख्या हो जाएंगी? वो सब विषम संख्या हो जाती हैं। अब जानते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? अब अभाज्य संख्या क्या होती है? जो एक और अपने के अलावा किसी अन्य तीसरी संख्या से न कटे, उस संख्याओं को क्या कहते हैं? उस संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी एक और अपने के अलावा, अपने के अलावा, यहां मैं आप लोगों को परिभाषा नहीं पढ़ा रहा हूं। 1 महीना 1.5 महीना बचा हुआ है तो मैं परिभाषा नहीं लिखने जाऊंगा। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो एक और अपने के अलावा किसी अन्य तीसरे से न कटे, वो संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। यानी जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब क्या है? ये सब अपने और एक के अलावा किसी तीसरे संख्या से कटने वाली नहीं है। ठीक, ऐसे लेकर के इन्फिनिटी तक। ठीक, अब आइए देखते हैं, इसमें एक और तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सम अभाज्य संख्या तो 2 है। 2 एक ऐसा नंबर है जो कि सम है और सम होते हुए भी अभाज्य है। तो ये 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछता है। सम अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। और 1 से लेकर के, ये भी जान लीजिए, 1 से लेकर के 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो 1 से लेकर के 100 तक
25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं? तो 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और पूछता है, अभी बता रहे हैं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होती है? अब समझिएगा, भाज्य संख्या जो एक और अपने के अलावा किसी अन्य, अलावा के अगर अतिरिक्त कर लीजिएगा, एक और अपने के अतिरिक्त किसी अन्य तीसरी संख्या से कटे, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। यानी एक और अपने के अतिरिक्त, एक और अपने से अतिरिक्त किसी तीसरी संख्या से विभाजित हो जाए, उसको क्या कहते हैं? उसको भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, 6, 8, 9, 10। ठीक है। अब ये लाइन के बाद 2 लाइन और समझ लीजिए, 2 लाइन और समझ लीजिए और उसको नोट बना करके लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, एज इट इज पूछता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो गया। ठीक है। और भाज्य संख्याओं में, भाज्य संख्याओं में सम तथा विषम दोनों संख्याएं होती हैं। ठीक है। सम तथा विषम दोनों संख्याएं होती हैं। एक और देख लीजिए, 1 9 तो अभाज्य संख्या है, 1 9 तो अभाज्य संख्या है, 9 ही भाज्य संख्या। ठीक है। 1 9 तो अभाज्य संख्या है, 9 ही भाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये पूछता है कि 1 और 100 के मध्य, 1 और 100 के मध्य भाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? भाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 100 के मध्य भाज्य संख्याएं। बहुत लोग इसमें गलत कर देते हैं। क्यों गलत कर देते हैं? कैसे गलत कर देते हैं? क्योंकि उन्हें याद रहता है 1 और 100 के मध्य 25 अभाज्य संख्याएं पाई जाती हैं, 25 अभाज्य संख्याएं पाई जाती हैं, और वो क्या कर देते हैं? 100 में से 25 घटा देते हैं, आंसर आता है 75 और 75 ही टिक करके चले जाते हैं, जबकि आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 74 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम 1 को नहीं इंक्लूड करते हैं। किसको नहीं इंक्लूड करते हैं? 1 को नहीं इंक्लूड करते हैं। ठीक है। तो ऐसे में हमारा आंसर क्या हो जाता है? 74 हो जाता है। ठीक। ये हो गया पूरा संख्याओं का परिचय। एक क्वेश्चन और, अगर आप लोगों को 25 इसको नोट करना है तो ये भी नोट कर लीजिए, या फिर इसको होमवर्क दे देते हैं, इसको होमवर्क दे देते हैं। आप लोग कमेंट भी करिएगा और निकाल के लेकर के आइएगा। कमेंट करिएगा सबसे पहले कि 25 ये अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप ये पहला क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ऐसे ही हम पूरा सिलेबस कवर कराएंगे, क्विक रिवीजन के तौर पे हम पूरा सिलेबस लेकर के आएंगे। जितना हो भी 14 चैप्टर आप लोगों के सामने दिया हुआ है वो पूरा लेकर के आएंगे, निश्चिंत रहिएगा। इससे आप लोगों को क्या होगा? क्विक रिवीजन आप लोगों का हो जाएगा। देखिए इतने कम समय में इतना कुछ पढ़ा देना, बता देना, ये मुमकिन नहीं था, लेकिन परिभाषाओं को न ध्यान में रखते हुए ये सारा कुछ आप लोगों को बता दिया गया है, जिससे आप लोग थोड़ा थोड़ा करके परिचित हो गए होंगे। जिसको भूल रहा होगा उनको भी सब मालूम चल गया होगा। ठीक है। ऐसे ही रोज हम लोग आते रहेंगे। कल हम लोग पढ़ लेंगे विभाज्यता का नियम, और उसके बाद से इकाई का स्थान निकालना, उसके बाद से दशमलव, फिर सरलीकरण, ऐसे करके हम लोग एक किनारे से इसको पढ़ते जाएंगे, पूरा इसको खत्म कर लेंगे। मिलते हैं कल नए क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।